स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, हम लोग साइंस की महामैराथन में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर कितना तक 32 या 33 तक हो गया था, है ना। ये आपका 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड या अन्य प्रकार के बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 या 4 के आसपास में। वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे। टोटल 170 प्रश्न है। धीरे धीरे हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। एक बार में संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि और भी मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है तो उसको भी देखना होता है ना। तो सब देखते हुए आपको वीडियो समय निकाल करके बना देते हैं। मैं खुद भी स्टडी करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। पार्श्व मतलब पीछे की ओर, पीछे वाला मतलब बैक। बैक में जो आपको देखना होता है ना, पीछे की दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर आप बोल सकते हैं। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। ड्राइवर जो होते हैं, वाहन जो होते हैं, वो अपने से पीछे वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आप लोग बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के जो पीछे होता, मोटर गाड़ी के जो बगल मतलब मोटर गाड़ी है जिसमें ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है, जिससे वो पीछे क्या करता है, पीछे की सारी वस्तुओं को देखता है। तो वो दर्पण कौन है? तो दर्पण आपका अवतल है कि उत्तल है कि समतल है कि इनमें से कोई नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उत्तल। क्या है? उत्तल होगा। क्योंकि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब भले ही आभासी बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है। तो पीछे दूर से जितने भी गाड़ियां वाहन आती है उस सबको ड्राइवर चालक उत्तल दर्पण की सहायता से आसानी से देख पाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत ज्यादा विजिबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होता है। आप देख लीजिए इस प्रकार से। ये आपका समतल है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार से लीजिएगा तो आपका क्या है? अवतल है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। देखिए यहाँ तक की वस्तु को क्या करेगा? कवर कर लेता है। इसमें देखिएगा तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है। अब इसमें आपका इतना ही होता है। ये यहाँ तक की वस्तु को क्या करेगा? देख पाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक इसमें आप लोगों को बता देते हैं। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होगा म्यू बराबर सी बटा सी ऑफ एम, जहां पे सी का मान आपका कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी ऑफ एम, एम मतलब मीडियम है। तो हीरा में आप प्रकाश की चाल जानते होंगे, 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इसको हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3.3, और 10⁸ से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा 3/1.23। और इसको हल करेंगे ना, ये आपका हो जाएगा 300/123। पॉइंट हटा दिए। और इसी को फाइनली हल करेंगे तो कितना? देखिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जो कि आपका कितना, देखिए इसको आप 123 से आप 300 में डिवाइड कीजिएगा ना, तो मान लो कि 123 जो है उसको हमने 120 मान लिया। तो 120 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 120 का डबल करेंगे तो 250 होगा। इसका मतलब कि देखिए आपका आंसर क्या होगा? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर किसी का अपवर्तनांक होता है तो आपका हीरा का होता है। 2.42 होता है। हीरा का आपको क्रांति कोण भी होता है, 24.2 डिग्री होता है। कितना होता है? 24.2 डिग्री होता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण अत्यधिक मतलब चमकता है। हीरा अत्यधिक चमकीला क्यों होता है? क्योंकि हीरा जो होती है जिसमें प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है ना,
कई बार प्रकाश के किरणों का क्या होती है, अपवर्तन होती है। हीरा जो है से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया पर वर्क करता है, इसीलिए सबसे अधिक चमकीला पदार्थ कौन है, हीरा है। हीरा सबसे अधिक चमकीला पदार्थ भी है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होता है। ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। अल्कोहल का अपवर्तनांक, अल्कोहल का अपवर्तनांक आप लोग देख लीजिए कितना होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1.33, ऑप्शन बी है 1.6 से 5, ऑप्शन सी है 1.36, ऑप्शन डी है 1.31। तो इसमें आंसर क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, आप लोग बताइए। हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1 पॉइंट, ये पानी का होता है 1.33, हीरा का 2.42 होता है, अल्कोहल का आपका कितना हो जाएगा, अल्कोहल का आपका हो जाएगा 1.36 होता है, 1.36 होता है। 1.31 आपका बर्फ का हो जाता है, 1.33 पानी का हो जाता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक आपका कितना हो जाएगा, 1.36 होता है। किरोसिन की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, किरोसिन का हो जाता है 1.44 होता है। ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। ये आपका पिछला एपिसोड में इसको बताया गया था कि वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसी कंडीशन में हम लोग हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। चलिए द्वि अवतल लेंस किसको कहा जाता है, कुछ इसमें और समझिए आप लोग। देखिए एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। एक अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल, यहाँ पे उत्तल हो जाएगा ना, अरे यार उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इस प्रकार से बनेगा, अवतल आपका इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल का मतलब कि दोनों प्रकार से इस प्रकार से ऐसे कर्व है ना। इसको कहते हैं बाई, इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स और इसको कहते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव कहा जाता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस, अब इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस मतलब फाइनली फोकस करना है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी, दोनों उपरोक्त में से सभी कथन सही। पहला ऑप्शन है अपसारी, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा अवतल है तो अपसारी होगा, ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार से दर्पण में भी होता है, इसी प्रकार से दर्पण में, दर्पण की अगर बात करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दर्पण में आपका हो जाता है यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, और यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेमे के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमे के पर्दा पर हो गया, या आपके मोबाइल में जो क्लिक की गई पिक्चर होता है, फोटो इमेज होता है, वो कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे मूव करेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए लेंस है तो इसकी क्षमता जो होगी ना, उसके फोकस दूरी से डिसाइड किया जाता है, उसके फोकस दूरी से। तो यहाँ पे लिख देता हूं, अवतल है, अवतल लेंस है, तो इसकी जो फोकस है, फोकस दूरी जो होगा, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी क्षमता भी क्या होगा? क्षमता भी, इसकी जो लेंस की क्या होगा, लेंस की जो क्षमता होगा ना, लेंस की क्षमता वो ऋणात्मक होगा। उत्तल की बात करेंगे, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो लेंस की क्षमता भी क्या होगा? लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा, क्षमता धनात्मक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? उत्तल है तो प्लस में होगा, अवतल है तो माइनस में होगा। प्लस मतलब धनात्मक, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका शून्य है, और इनमें से तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई बराबर आर, ये किस में लागू नहीं होता? देखिए आप लोगों को बताए थे कि आई बराबर आर सिर्फ समतल में लागू होता है, सिर्फ समतल दर्पण में लागू होता है, बाकी किसी भी प्रकार के दर्पण में लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आई बराबर आर नहीं होता है लागू, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आप लिख लीजिए कि लागू ऐसे कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, आई बराबर आर लागू होता है, इसको हटा देते हैं, है ना। आई बराबर आर लागू होता है, ये लागू होता है समतल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में, देखिए दोनों की, लेंस हो या दर्पण, लेंस हो या दर्पण, लेंस हो या दर्पण, अगर लेंस में अवतल हो, अवतल लेंस हो, या अवतल लेंस हो या दर्पण हो, अवतल लेंस बोल दें या अवतल दर्पण बोल दें, इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। और उसी प्रकार से अगर उत्तल लेंस बोल दें, उत्तल लेंस बोल दें या दर्पण बोल दें, फोकस दूरी क्या होगा? उल्टा हो गया क्या? नहीं, फोकस दूरी इसका धनात्मक होगा। लेंस हो या दर्पण, अगर अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेंस उत्तल लेंस हो या दर्पण उत्तल दर्पण हो तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों, दोनों अवतल होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी माइनस है तो इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, P बराबर 100/F सेंटीमीटर। तो 100 का 100 और यहां से F सेंटीमीटर, तो P का मान यहां से -5 रखेंगे और इस 100 बटा कितना होगा? F सेंटीमीटर होगा। हल करेंगे तो F सेंटीमीटर में निकलेगा कितना? -20 निकलेगा, यानी कि F का वैल्यू यहां से -20 सेंटीमीटर हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
ये आपका हो जाएगा। चलिए 2D, अगला प्रश्न देख लीजिए। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगा, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f। एफ यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ पे P का वैल्यू आपका 2D दे दिया है, 2 हो गया। और यहाँ से 100 बटा कितना होगा, 100/f होगा। तो फाइनली f निकालेंगे तो कितना होगा, 100/2, जो कि कितना आएगा, 50 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, क्षमता प्लस में है, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। इसका नेगेटिव ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, ऑप्शन आपका कौन होगा, ए होगा। चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको मीटर-1 बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि P बराबर होता है 100/f। एफ एफ यहाँ पे सेंटीमीटर में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ से P का जो मात्रक होता है उसी को कहते हैं। यहाँ से अगर इसको P बराबर 1/f लिखें तो एफ आपको मीटर में होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 इसका मात्रक लिखेंगे तो मीटर। तो P का जो मात्रक होगा, P का जो मात्रक होगा वो 1/मीटर होगा। इसको हम लिख सकते हैं मीटर-1, और इसी को कहा जाता है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटा करके रखा गया है। यह युग में काम करेगा। ये किसके तरह काम करेगा, समान फोकस दूरी वाला है। समान फोकस दूरी वाले क्या है, समान फोकस दूरी का मतलब कि यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल ले लिए। यहाँ से हमने मान लिया कि उत्तल है, और उत्तल का फोकस दूरी आपका कितना है, उत्तल है तो प्लस में हमने क्या ले लिया, प्लस में 30 सेंटीमीटर ले लिया। और अवतल है तो हमने क्या ले लिया, माइनस में 30 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है ना। तो दोनों का एफ नेट निकालिएगा तो क्या होगा, एफ नेट बराबर, इसको F1 मान लिए, इसको F2 मान लिए। F1 प्लस F2 प्लस 30 माइनस 30, फाइनली कितना हो गया, 0। यानी कि एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट आपका 0 हो गया। एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि यहां से ना तो ये उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, ना तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ना तो ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। एक सिंपल सा एक कांच की सिल्ली की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आप लोग से और प्रश्न है। धूप की चश्मा, धूप की चश्मा, धूप की जो चश्मा होती है, सनग्लास, धूप की चश्मा की क्षमता कितनी होती है, क्षमता। तो इसका क्षमता होता है 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है, 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहती है। देखिए बिंब आपका फोकसांतर के अंदर रहता है, ओ और फोकस के बीच में रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ दिखा देते हैं, ये उत्तल है, वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ये मान लेते हैं कि क्या है, ये F1 है। यहाँ से ले जाएंगे, इस प्रकार से जाएगा, है ना। और फिर इसको इस प्रकार से, इसको पीछे की ओर क्या करेंगे, कल्पना करते हैं। ठीक है, पीछे की ओर इसको कल्पना करेंगे। देखिए ऐसे कल्पना करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपका बनेगा, देख लीजिए ना, ये बन गया। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा है, ओ, प्रकाश केंद्र ओ और प्राथमिक फोकस के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकसांतर के अंदर रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, फोकसांतर के अंदर। ये आपका काल्पनिक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में इसी का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, वस्तु को O और F1 के बीच में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच में देखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। देखिए बिल्कुल 49 वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको देख लीजिए, पीछे चलते हैं। इसमें आपका कैसन बना, इसमें काल्पनिक बना और वस्तु से बड़ा बना। तो इसी के आधार पे यहाँ पे कर लीजिए आंसर। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा तो नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51।
जब कोई वस्तु अनंत पे रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए वस्तु जब अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु अगर फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। देखिए रहेगा अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रहेगा F1 पे, रहेगा 2F1 पे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 52। इसको आप लोग पढ़ करके इसको आप आंसर कर सकते हैं। कह रहे हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नांकित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए अक्षर आपका डिक्शनरी में जो आपका लिखावट है वो छोटे छोटे है, तो आप क्या चाहेंगे? आप वैसे लेंस का सिलेक्शन करना चाहोगे जिससे प्रतिबिंब क्या बनता है? जिससे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो यहां से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आप क्या कर लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको बता दीजिएगा। इसमें एक बात तो क्लियर है कि इसमें पढ़ने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे इसका मतलब कि अवतल वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अवतल वाला ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गया। तीन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन क्या करना होगा? इसमें चूज करना होगा। आप इसका पी निकाल करके तब बताइएगा। चलिए आगे मूव करते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस अगर मोटा है, मोटे लेंस की फोकस दूरी, लेंस अगर मोटा है तो उसकी फोकस दूरी छोटा होता है, और लेंस अगर पतला है तो उसकी फोकस दूरी मोटा होता है, मतलब अधिक होता है। देखिए लिख देते हैं इसको। लेंस अगर कैसा हो, लेंस लेंस का नेचर मोटा हो, है ना, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ छोटा होगा। लेंस अगर क्या हो, लेंस अगर पतला हो तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ बड़ा होगा। बड़ा मतलब यहाँ पे अधिक। तो मोटा लेंस है, तो मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? मोटे लेंस की फोकस दूरी छोटा होता है, और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? पतले लेंस की तुलना में कम हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका 53 पे ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लेंस की फोकस दूरी प्लस में 20 है, तो प्लस 20 है तो इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आपको निकालना है पी, तो पी बराबर होता है 100/f। एफ और ये सेंटीमीटर में होगा, तो 100 में आपको 20 से डिवाइड करना होगा, तो 20 बचे 100, तो यहां से आ जाएगा प्लस में 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए मान लीजिए कि यही आपका क्या है? लेंस है। हम्म, ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये उत्तल लेंस है, और इसमें ई बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। यहां से अगर कोई किरणें जाती है तो जिस पथ से जा रही है उसी पथ से आगे निकल जाती है, इस प्रकार से। इसमें कोई विचलन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका नाम है क्या? ये आपका ई बिंदु का नाम होता है प्रकाश, प्रकाश केंद्र। इसका नाम है प्रकाश केंद्र। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो जिस पथ से आया उसी पथ से क्या करेगा? बिना विचलन के आपको ये सीधे निकल जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार के विचलन नहीं होता है। या तो अवतल लेंस हो या तो उत्तल लेंस हो, किसी भी प्रकार के लेंस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्रांति कोण होता है? देखिए क्रांति कोण का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इसमें प्रकाश की किरणें, इसमें प्रकाश की किरणें कहां से कहां जाती है? इसमें प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो नीचे का मीडियम हमने क्या ले लिया? सघन माध्यम। और ऊपर वाले को हमने क्या ले लिया? विरल माध्यम, विरल माध्यम जैसे कि हवा। ऊपर में हमने क्या ले लिया? ऊपर में हवा ले लिया, और नीचे में पानी या कांच ले लिया। तो हवा और पानी में, हवा और पानी में या हवा और कांच में, कांच
कांच और पानी दोनों में क्या है, सघन माध्यम है, और हवा आपका क्या है, हवा आपका विरल माध्यम है। तो क्रांति कोण के लिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आपको सघन से कहाँ जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है इस प्रकार से। और धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं, आपतन कोण को बढ़ाते हैं, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रकाश के किरणें किसी खास एंगल पर उस माध्यम में ना जा करके अपने पूर्व माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उस स्थिति में यहाँ पे देखा जाता है कि ई वाला जो कोण है ना, ई वाला कोण, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इसी कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण का मान जो है निश्चित आपतन कोण से बड़ा होता है। देख लेते हैं इसमें क्या है ऑप्शन, सघन माध्यम में आपतन कोण, बिल्कुल सही है, सघन माध्यम में आपतन कोण होता है। विरल माध्यम में आपतन कोण नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, ये भी गलत है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ये भी आपका गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि क्रांति कोण में एक रिलेशन होता है, क्रांति कोण बराबर, क्रांति कोण जिसको हम आईसी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रांति कोण को हम आईसी कहते हैं। आईसी बराबर साइन इनवर्स 1 ऑफ म्यू होता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि आपको ऊपर की कक्षाओं में पढ़ना होगा। मृग मरीचिका, देखिए यहीं पे कहानी होता है और इसी पे बनता है मृग मरीचिका, ठीक है, मिराग जिसको कहते हैं। तो मिराग बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको 12th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सघन, एक को कहते हैं विरल। जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से चलेगा उसको विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है उसको हम लोग सघन कहते हैं। जैसे कि हवा, हवा हवा क्या जी, हवा, एयर, और यहां से हमने ले लिया कांच। तो एयर में आपका कितना चलता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में आपका कितना चलता है, 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होगा, पानी में बात करेंगे तो 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हवा और कांच में अगर तुलना किया जाए तो हवा आपका क्या हो जाएगा, हवा आपका विरल है, पानी आपका क्या है, सघन है, सॉरी यहाँ पे कांच आपका सघन है। और अगर तुलना हवा और पानी में किया जाए तो हवा और पानी में करेंगे तो पानी यहाँ पे सघन हो जाएगा और हवा आपका विरल। मोस्टली यहाँ पे हवा आपका विरल हो जाता है, लेकिन कांच और पानी में तुलना किया जाए, कांच और पानी में, तो कांच और पानी में तुलना करेंगे तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो इसको कहेंगे विरल, अब इसको कहेंगे सघन। मतलब प्रकाश की चाल जिसमें अधिक वह क्या होगा, वह विरल होगा, और जिसमें कम होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें कम, तो कम वाले के सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। हालांकि इसका एक और परिभाषा होता है, उसके अपवर्तनांक के आधार पे भी निकालते हैं। माध्यम बदलने पे प्रकाश का वेग का बदलना क्या कहलाता है, जी बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ आभासी बनाता है। कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणों में पैदा होती है। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के लिए यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे विचलन होगा। विचलन का मतलब कि अपने पूर्व पद से विचलित हो जाएगी। एक दो प्रश्न और देखेंगे, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये आपका HW है। आगे मूव करते हैं। पानी में डाली गई छाड़ या छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। आगे मूव करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण है अपवर्तन। उसी प्रकार से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़ा, तो इसमें आप लोगों को बताए थे उत्तल दर्पण, इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताया, देखिए m का मान अगर ऋणात्मक हो
नहीं, तो ये आपको वास्तविक बतावेगा और साथ में उल्टा बताएगा। लेकिन अगर यही m का मान किसमें हो जाए, m का मान प्लस में हो जाए, ये आपका काल्पनिक को बताएगा और साथ में सीधा को बताएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। बिछा के बैठिए ना आप लोग। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसको भी आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। सोलर कुकर है ना, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, देख लीजिएगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक वाला कंसेप्ट बताते हैं। अपवर्तनांक 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 अधिक तो वो हो जाएगा क्या, सघन। और अपवर्तनांक कम तो हो जाएगा विरल। जैसे कि हवा, तो हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1.0 है लगभग। और पानी का कितना है, पानी का होता है 1.33। तो ये आपका क्या है, ये आपका विरल है। और ये आपका क्या है, ये आपका सघन है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, ये कम का ये अधिक का सैंबल है, ये अधिक का है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा वो माध्यम आपका सघन होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, विरल होगा।